अस्सलाम वालेकुम। Welcome to this presentation and discourse session on proposed new education scheme। आई कैप की 2025 में एक स्कीम आ रही है, उस पर बातचीत करेंगे हम। क्यों भाई, न्यू एजुकेशन स्कीम कितने लोगों ने पढ़ ली? किसी ने पढ़ी आप में से? आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने पीआरसी ज्वाइन करना हो और वो इसके बारे में जानना चाहते हैं? जो हैं वो बताएं कि हाँ जी, मैं पीआरसी हूँ और मैंने ज्वाइन करना है। अभी पीआरसी नहीं शुरू किया। कैफ का ही बताऊंगा भाई, आयशा, कैफ का ही बताऊंगा आपको। ठीक है, चलें, हम कैफ की बात करेंगे। हाँ भाई, बताइए, न्यू एजुकेशन स्कीम खौफो हरास फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ? दुआ, आपने पीआरसी शुरू किया ना, हम आपको मुख्तसरन आखिर में बता देंगे कि पीआरसी पे कोई इसका असर नहीं पड़ रहा फिलहाल। आप न्यू स्कीम आने से पहले पहले पीआरसी मुकम्मल कर लेंगी, इसलिए आपको कैफ के बारे में कोई मालूमात अगर चाहिए तो वो हम आपको आज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा जी, चलिए आइए जी। कोई खौफ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आप देखेंगे कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। बस सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्रेजेंटेशन के दौरान अननेसेसरी मैसेजेस ना कीजिएगा। मैं इसको ब्रीफ रखूंगा, आप इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके जहन में जितने भी सवालात होंगे उनके जवाबात आ जाएंगे, लेकिन वक्त से पहले जवाब लेने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना वो ज़रा सीक्वेंस अफेक्ट हो जाएगा हमारा। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसकी मोटी मोटी बातें पहले तो आपको बताऊं। आई कैप कह रहा है कि जी हमने इसके पेपर्स की तादाद 21 से कम करके 18 कर दी है न्यू एजुकेशन स्कीम में, लेकिन कैफ में इसके पेपर्स की तादाद पहले की तरह 8 ही है। लिहाजा आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। पेपर्स की तादाद इतनी ही है। सब्जेक्ट्स अलबत्ता कितने हो गए हैं वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। अभी तक एप्लीकेबल डेट कोई नहीं बताई आई कैप ने। एप्लीकेबल डेट, क्योंकि ये प्रपोज्ड स्कीम है, ये याद रखिए कि ये स्कीम कैसी है, ये प्रपोज्ड है, ये भी फाइनल नहीं हुई। इसके फाइनल होने के प्रोसेस में जो स्टेप्स रहते हैं वो भी रहते हैं। लिहाजा ये प्रपोज्ड स्कीम है और इसकी एप्लीकेबल डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई। जो जबानी हमें एक मीटिंग में बताया गया है वो ये है कि पीआरसी पे ये 1 जुलाई 2025 से अप्लाई होगी। कैफ में सितंबर 2025 में जो इम्तहान होगा उस पे अप्लाई होगी। यानी जो मार्च 2025 से पढ़ना शुरू करेंगे वो न्यू एजुकेशन स्कीम में पढ़ना शुरू करेंगे। और सी फैप पे इसकी एप्लीकेशन दिसंबर 2025 यानी विंटर 25 अटेम्प्ट से होगी। जो लोग जून में सी फैप शुरू करेंगे उन पर न्यू एजुकेशन स्कीम अप्लाई होगी। ठीक है, ये जबानी बात है। अभी तक इस स्कीम के ड्राफ्ट में कोई प्रपोज्ड एप्लीकेशन डेट नहीं बताई गई, इसलिए हम इससे आगे चलते हैं। हर स्कीम जब आती है तो उसमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी आई कैप के स्टूडेंट्स हैं और पीआरसी, कैफ या सी फैब या एमएसए कर रहे हैं, वो न्यू एजुकेशन स्कीम में किस तरह से इंडक्ट किए जाएंगे, उनके जो पेपर पास हो गए हैं उनका क्या बनेगा, जो पेपर नए आ गए हैं वो कैसे देंगे, ये सारी बातें उसमें बताई जाती हैं। अभी तक आई कैप ने इसकी ट्रांजिशनल प्रोविजंस अनाउंस नहीं की। इस स्कीम के अंदर, इसके डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिख दिया है कि अभी तक हमने ट्रांजिशनल प्रोविजंस अनाउंस नहीं किए हैं, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आई कैप की पूरी हिस्ट्री को देखते हुए एक बात आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि 1961 से लेकर 2021 की स्कीम तक
आई कैप ने कभी ये नहीं किया कि जो पेपर आपने पास करनी हो वो कहें ये पेपर तो हो गए मियाँ ज़ाया और आपको फला फला नया पेपर देना पड़ेगा और इस तरह आपका कैफ जो है वो 8 नहीं 10 पेपर्स का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपके 8 पेपर्स हैं, 8 ही रहेंगे। ये 8 से ज्यादा कभी भी नहीं हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि तारीख को देखते हुए आइंदा भी ये नहीं होंगे। ठीक है भाई। लिहाजा लिहाजा जो पेपर्स आप देने वाले हैं वही पेपर्स आप देते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आगे चलकर इस पे मजीद वजाहत भी कर दूंगा। अभी भी आपके 8 पेपर्स जो हैं उनको आई कैप ने 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। नई स्कीम में भी इनको 2 ग्रुप्स में ही रखा है, ए और बी। जब 2021 की स्कीम अनाउंस हुई तो आई कैप ने कहा कि जो लोग ग्रुप ए के 2 पेपर्स पास कर लेंगे वो ग्रुप बी का भी कोई पेपर साथ दे सकते हैं। लेकिन बाद में आगे चलकर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप ए का कोई भी पेपर पास नहीं हुआ तब भी बी के पेपर दे सकते हैं। सिर्फ ये करेंगे आप कि सीमैक और एमएफए और एफएआर 1 और एफएआर 2 इकट्ठे नहीं दे सकते। ये जब तक पहले एक पास नहीं हो जाएगा, एफएआर 1 पास नहीं होगा एफएआर 2 नहीं देंगे, सीमैक पास नहीं होगा तो एमएफए नहीं देंगे। अब न्यू स्कीम में उन्होंने फिर एक दफा ये कहा है कि भाई ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए के जब तक 2 पेपर्स पास नहीं होंगे ग्रुप बी का कोई पेपर आप ऐड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ये फिर दोबारा एक दफा प्रोग्रेशन के रूल्स में ये चीज ले आए हैं। 4 पेपर्स उन्होंने कहा है कि जी 4 से ज्यादा पेपर्स आप नहीं दे सकते। पहले मेरा ख्याल है कि 5 की शर्त थी, क्यों अरूज? 5 थी, मैक्सिमम 5 थे, 6 तक दे सकते थे। अब उन्होंने कहा है कि भाई 4 से ज्यादा नहीं दे सकते। और अभी वो कहते थे कि भाई ग्रुप आपके पास कैफ पास करने के लिए 4 साल का अर्सा है, लेकिन अगर 2 पेपर्स रह गए तो हम आपको 2 अटेम्प्ट और दे देंगे, यानी 1 साल और दे देंगे। अब उन्होंने कहा है कि भाई नहीं, ये 4 साल थोड़े हैं, हम आपको 5 साल का अर्सा देंगे कैफ पास करने के लिए, और अगर आपके 2 पेपर्स रह गए तो फिर आपको एक बोनस ईयर भी अलाउ कर देंगे। सो इस तरह से ये 5 से 6 साल का अरसा है आपके पास कैफ पास करने के लिए। बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये प्रोपोज्ड स्कीम है। प्रोपोज्ड का मतलब ये है कि इसमें तब्दीली आ सकती है। आज जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं वो आज तक की मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे कर रहा हूं। कल अगर मेरे पास मजीद इंफॉर्मेशन आई, हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन आई और हमने ये समझा कि अभी तक जो हमने गाइडेंस दी थी उसमें तब्दीली की जरूरत है इस नई इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, तो हम एक दफा फिर आपसे रब्ता करेंगे और आपको हम न्यू इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मे बी वी माइट बी गिविंग यू अ डिफरेंट गाइडेंस। राइट हो? सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये एक टेबल हमने बनाया है जिसमें हमने करंट स्कीम और प्रपोज्ड न्यू स्कीम के पेपर्स को कंपेयर किया। अभी मैंने आपको बताया कि भाई टोटल 8 पेपर्स हैं, आप देख रहे हैं जी 8 ही पेपर्स हैं दोनों ग्रुप्स में। ठीक है, नहीं है अभी ये स्लाइड कट रही है, कोई बात नहीं, ये स्लाइड कटनी बंद हो गई। ठीक है। एफएआर 1 की जगह एफएआर 1 ही है, टैक्स प्रैक्टिसेस की जगह टैक्स प्रैक्टिसेस ही है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जहां पर होता था उस जगह पर आईकैप ने एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क। ये नया पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह आया है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिलीट नहीं किया, ठीक है, इसको वो ले आए कैफ 5 पर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर ले आए हैं। इसका सिर्फ नाम बदला है, पेपर वही है जो पहले था, सिर्फ नाम बदल दिया है उन्होंने।
बिजनेस लॉ का पेपर एग्जिस्टिंग स्कीम में है, अब उन्होंने उस पेपर को कर दिया है बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस। आप देख रहे होंगे कि एग्जिस्टिंग स्कीम में कैफ 7 कंपनी लॉ आ रहा है। ये कंपनी लॉ का पेपर उन्होंने उठाया है और इसको मर्ज कर दिया है न्यू स्कीम के कैफ 4 में। सो ये कैफ 7 जो आपको नजर आ रहा है, ये कैफ 7 खत्म नहीं हुआ, ये कैफ 4 के अंदर मर्ज हो गया न्यू स्कीम में। करंट स्कीम का कैफ 7 न्यू स्कीम के कैफ 4 में मर्ज हो गया है। ठीक है, और ये 200 नंबर का पेपर अब 100 नंबर का हो गया है। पहले 100 नंबर का बिजनेस लॉ था, 100 नंबर का कंपनी लॉ था, अब ये 100 नंबर का बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस बन गया है। प्रोपोज्ड है, प्रोपोज्ड है। ठीक है, हाँ जी। अभी असद साहब अपने सारे सवाल होल्ड कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे आपके सवाल का जवाब ये है कि जिनका सीमैक पास होगा उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम्प्ट होगा, उनको डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क का पेपर एग्जाम्प्ट नहीं होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बराबर है सीमैक। तो सीमैक का नाम बदल दिया उन्होंने और कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये क्लियर हो गया जी। अब आगे चलते हैं, ग्रुप बी में आए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 एग्जिस्टिंग स्कीम में है, न्यू स्कीम में भी यही पेपर है। ये यहाँ पे कैफ 5 था, वहां कैफ 6 है। एमएफए, यहाँ भी एमएफए ही है, यहाँ कैफ 6 था, नई स्कीम में कैफ 7 है, एमएफए है। कंपनी लॉ मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कंपनी लॉ जो है वो ऊपर चला गया, मर्ज हो गया, कैफ 4 का पार्ट बन गया न्यू स्कीम में। और ऑडिट एंड एश्योरेंस पुरानी स्कीम में भी था, न्यू स्कीम में भी है, वहां भी कैफ 8 था, यहाँ भी कैफ 8 है। बोलिए साहिबान, खवातीन और हज़रात, यहाँ तक कोई सवाल है? मुनीब मियाँ, ये न्यू स्कीम की एप्लीकेबल डेट अभी तक आईकैप ने अनाउंस नहीं की। जो हमें जबानी बताया उसके मुताबिक कैफ पे ये अप्लाई होगी सितंबर 2025 की अटेम्प्ट से, यानी मार्च से जो पढ़ना शुरू करेंगे वो न्यू स्कीम के मुताबिक होगा। अगर आईकैप उस वक्त तक न्यू स्कीम अनाउंस कर देता है, फाइनल कर लेता है, इसके सिलेबस बना देता है और इसके ट्रांजिशनल प्रोविजंस भी अनाउंस कर देता है। ठीक है, चलें। अब मैं आपको एक और अहम बात बताऊं कि आप मुझसे पूछेंगे कि ये डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क के पेपर में क्या होगा, इसका सिलेबस क्या है। तो मेरा जवाब ये होगा कि भाई इसका सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। आप मुझसे पूछेंगे कि बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का सिलेबस जो इस वक्त है वही 100% जमा करके आई कैप बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस का सिलेबस बनाएगा, बनाया है? तो मैं कहूँगा भाई मुझे नहीं पता, अभी इसका सिलेबस नहीं आया, सिलेबस नहीं आया। ये बात समझ में आ गई आपको कि सिलेबस अभी तक नहीं है, लिहाजा सिलेबस से मुतल्लिक कोई सवाल ना कीजिए। दानिश मियाँ, मैंने कितना कहा था कि थोड़ा सा सब्र करके सवाल पूछने हैं आपने, लेकिन आप हुए, मुआज मियाँ हुए, इतने लंबे लंबे सवाल पूछ रहे हैं। अब बोलिए, मैं बोलूं या मैं सवाल पढ़ूं आपके और उनके जवाब दूं? तो जरा सब्र करें, आपके सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि न्यू स्कीम में सब्जेक्ट्स हो गए 9, पेपर्स रहे 8, एक नया पेपर ऐड हो गया डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क का, जिसके सिलेबस के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं पता, आईकैप ने अनाउंस नहीं किया। ठीक है, इसलिए आज तक की इंफॉर्मेशन यही है जो मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, आपके सब सवालों के जवाब मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन में से निकल आए। अब जो हम आपके सामने ला रहे हैं वो ये है कि आप में से कुछ लोग हैं, अपनी अपनी बारी का सबने इंतजार करना है, आप में से हर एक के लिए गाइडेंस है। ठीक है, अगर आप लोग सब्र से मेरी बात सुने तो आपको बहुत सी चीजों का खुद ब खुद पता चल जाएगा। सिर्फ
15 मिनट की सब्र चाहिए मुझे आपसे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी पीआरसी पास कर लिया है या हो जाएगा उनका चंद दिनों में पीआरसी पास, और वो कैफ शुरू करेंगे पहली दफा। ठीक है जी। और सितंबर में शुरू करके या अक्टूबर में शुरू करके वो स्प्रिंग 25 अटेम्प्ट में बैठेंगे। अगर उनको हमारा मशवरा ये है कि आप ये वाले 3 सब्जेक्ट्स जो हमने आपके सामने सबसे पहले कॉलम में रखे हैं सेमेस्टर 1 के नाम से, स्प्रिंग 25 अटेम्प्ट, ये 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हम सजेस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग जरूर पढ़ें, R1 जरूर पढ़ें। हम आपको कह रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जरूर पढ़ें। जो पहली दफा कैफ पढ़ने आ रहे हैं उनको मैं मुखातिब कर रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि भाई R1 जरूर पढ़ो, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जरूर पढ़ो, और तीसरा पेपर जो है वो बिजनेस लॉ या सीमैक में से एक ले लो, जो आपको पसंद हो वो पेपर ले लें इसमें से। ठीक है, सीमैक और बिजनेस लॉ में से। लेकिन पहले 2 पेपर्स पे हमारी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। क्यों स्ट्रांग रिकमेंडेशन है? स्ट्रांग रिकमेंडेशन इसलिए है कि ये 2 पेपर्स एज इट इज न्यू स्कीम में भी आ रहे हैं, लिहाजा आपके लिए कोई डिसलोकेशन नहीं है, आप इजीली पुरानी स्कीम से न्यू स्कीम में ट्रांजिट कर जाएंगे। वहां भी ये पहले 2 पेपर हैं, यहाँ भी पहले 2 पेपर हैं। सीमैक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्ट इक्विवेलेंस इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिलने के बड़े ही ज्यादा चांसेस हैं। 99% हम श्योर हैं कि आपको सीमैक की का क्रेडिट देगा आईकैप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये 1% मैंने रख लिया है वैसे ही कि भाई 100% श्योर की बात करना जो है ना, वो ये ना समझे कि आप तो मुस्तकबिल में देखने का दावा कर रहे हैं या आपके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। मेरे पास इस वक्त कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है और मुस्तकबिल में देखने का दावा भी नहीं है। हाँ, माजी को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि मुस्तकबिल में आईकैप क्या करेगा अगर उसके कैरेक्टर में कोई बड़ी तब्दीली ना आई तो। जो लोग बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि उनका ये पेपर जाया नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आईकैप उनको कहे कि भाई आपने बिजनेस लॉ पढ़ा था, अब तो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज है, लिहाजा आपको बिजनेस लॉ भी आपका पढ़ा हुआ जाया हो गया। ऐसे नहीं होगा। ये जो बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ का मर्जर है, ये आईकैप के फेवरेट कामों में से एक काम है जो वो हर ऑल्टरनेट स्कीम में करते हैं। पहले भी कई दफा कर चुके हैं, ये पहली दफा नहीं हरकत कर रहे, ये पहले भी कई दफा कर चुके हैं कि बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ को मर्ज कर दिया। फिर वो पेपर इतना बड़ा हो गया कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए। जब रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर किसी ने बैठ के कहा यार इन्होंने अलग अलग कर दो। हमने अलग अलग कर दिया। कुछ अरसे के बाद किसी ने कहा पेपर्स की तादाद ज्यादा हो गई है, क्या करें, कम करने हैं। तो फिर किसी ने कहा इन दोनों को इकट्ठा कर दो। हमने ना पिछला देखना है ना पिछले तजर्बे से कोई अपने लिए रहनुमाई लेनी है। वी आर नॉट वाइजर। तो हमने फिर इसको मर्ज कर दिया। तो जब भी ऐसा होता था, जब भी माजी में ऐसा हुआ है, आईकैप ने ये नहीं कहा कि बिजनेस लॉ दोबारा दो। आईकैप ने कंपनी लॉ का पेपर अलग से लेना शुरू कर दिया। उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस लॉ पास था उनको 50 नंबर के कंपनी लॉ के पेपर में अलग से बिठा दे। ठीक है जी। रुच चैट पे आपने जवाब देने, ठीक है, आप दे भी रही हैं। क्यों भाई, समझ आ गई जी। जब ये लोग सेमेस्टर 2 में जाएंगे ऑटम 25 अटेम्प्ट में, तो हम उनको कहेंगे भाई आप डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क पढ़ लें, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस। अगर आपने पहले सीमैक पढ़ा था तो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लें या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लें। ठीक है, अगर अगर आपने सीमैक पढ़ा था तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लें। अगर आपने बिजनेस लॉ पढ़ा था, सॉरी, अगर आपने बिजनेस लॉ पढ़ा था पहले तो आप सीमैक पढ़ लें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका नया नाम है। और अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी पहले सेमेस्टर में तो आप बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉस पढ़ लें। ठीक है, ये हम उनको उस वक्त मशवरा ये होगा हमारा। और R2 पढ़ लें। और फिर आखिरी में 2 ही पेपर रह जाएंगे, वो आप मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड ऑडिट एंड इंश्योरेंस का पेपर दें, कैफ पूरा करें और फर्म में जाएं। ठीक है जी। अभी मैं आपको सीफैप, MSA,
ट्रेनिंग, इनके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। ठीक है, जिन लोगों का आखिरी सेमेस्टर है उनको भी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा सब्र कर लें, जरा ये फाइनल हो लेने दें, तो फिर आपसे इस पे बात कर लेंगे। आपने कौन सी कल ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है? आपने तो मई में जाना है ना ट्रेनिंग के लिए। तो जैसी स्कीम फाइनलाइज होती है, हम आपको सी फैप और केस स्टडीज और ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में गाइड कर देंगे। जो फिजिकली पढ़ रहे होंगे उनकी क्लासों में आके गाइड कर देंगे, जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे उनको ऐसा ही एक सेशन करेंगे और उसमें गाइड कर देंगे। तो आपने परेशान नहीं होना। ये उन लोगों के लिए गाइडेंस थी जो पहली दफा कैफ पढ़ना शुरू करने लगे हैं। अब अब हम आ जाते हैं उन लोगों के लिए की बात करते हैं जो ऑलरेडी कैफ में हैं। आप में से जिन लोगों ने ये 3 सब्जेक्ट जो एक्सट्रीमली लेफ्ट, जो पहले कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं, पेपर स्टडीड पास्ट, जिन्होंने ये 3 पेपर पढ़ लिए हैं, उनको हम सजेस्ट कर रहे हैं। ये 3 पेपर हैं, R1, सीमैक और बिजनेस लॉ। जिन्होंने ये 3 पेपर पढ़ लिए, इम्तहान दे दिया है या पास कर लिए हैं, इनमें से कोई एक या सभी पास कर लिए हैं, सारे ये 3, हम उनको कह रहे हैं कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ें इस अटेम्प्ट में। यानी मार्च में जो इम्तहान आपने देना है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का दें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का दें और कंपनी लॉ का दे दें। और फिर आखिरी 2 पेपर आपके रह जाएंगे, वो आप मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और ऑडिट एंड एश्योरेंस आखिरी सेमेस्टर में ऑटम 25 में न्यू अटेम्प्ट में दे दीजिएगा। ये दोनों पेपर एग्जिस्टिंग में भी हैं, न्यू में भी होंगे, कोई क्वांटम चेंज आपके लिए नहीं आने वाली। ठीक है भाई, समझ आ गई? चलें यहां से आगे। कोई सवाल है तो अभी पूछ लें आप। रिस्क एंड डेटा भैया, यही बात है। ठीक है, हाँ ये गुरुओं की बात है। रिस्क एंड डेटा को दूध में से बाल की तरह निकाल के हमने फेंक दिया, देना ही नहीं पड़ेगा आपको। ऐसी प्रोग्रेशन बनाई आपके लिए कि आपको रिस्क डेटा, रिस्क फलाना फलाना देना ही नहीं पड़ेगा। समझ लग गई? समझ लगी? चलें, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने ये वाले 3 पेपर पास कर लिए हैं, जो कैफ में पहुंच गए हैं और उन्होंने ये 3 पेपर या तो पढ़ लिए हैं या पास कर लिए हैं। कौन कौन से 3 पेपर हैं? R1 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन और बिजनेस लॉ। इससे पहले वाला ये था R1 सीमैक और बिजनेस लॉ। अब हमने सीमैक की जगह कौन सा डाल दिया? प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। उनको हम कह रहे हैं भाई, अब आप जब सितंबर में पढ़ना शुरू करेंगे और मार्च में इम्तहान देना है आपने, तो आप पढ़िए सीमैक, R2 कंपनी लॉ, और आखिरी सेमेस्टर में आप दीजिएगा MFA ऑडिट एंड एश्योरेंस। ठीक है? अरुज को ऐसा सवाल तो नहीं जिसका मैंने जवाब देना है? नहीं, कोई ऐसा जो जनरल किस्म का सवाल हो जिसका हमने जवाब देना हो। ठीक है, अब हम आ गए हैं इससे अगले ग्रुप पे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने हो सकता है 6 पेपर पास कर लिए। ये 6 पेपर्स की लिस्ट बनी हुई है कि ये वाले 6 पेपर आपने पास कर लिए हैं, तो आप फिर MFA ऑडिट एंड एश्योरेंस दे दें। अगर आपने इससे मुख्तलिफ भी कुछ 6 पेपर पास कर लिए हैं, तो आखिरी 2 जो रह गए हैं वही आपने देने। मिसाल के तौर पर आपने R2 नहीं किया अभी तक, MFA कर लिया, R2 नहीं किया, तो आप इस दफा R2 और ऑडिट एंड एश्योरेंस ले लेंगे। मिसाल के तौर पे किसी का टैक्सेशन अभी भी रहता है और उसने 2 पेपर देने, बाकी सारे 6 पढ़ लिए हुए उसने टैक्सेशन, तो हम कहेंगे टैक्सेशन और ऑडिट एंड एश्योरेंस दे दें। तो आपने जो पेपर 2 रह गए, आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूं,
तो 2 पेपर जो रह गए हैं आपके वो आपने देने। सितंबर 24 में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने आखिरी 2 पेपर्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई सवाल नहीं है तो अब आपके सवालों पे हम आ जाते हैं, आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अरूज, आप मुझे जरा बताती जाएंगी कौन कौन से अहम सवाल हैं जिनके मैंने जवाब देने हैं? बोलिए। जो जनरल किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनके मैं जवाब देता हूँ। आइए जी, ये देखिए जी, ये मैं एक पुरानी स्लाइड पे आ गया। नहीं, ये आ गया। FAR 1 और टैक्स दिया हुआ है आपने, ठीक है। FAR 1 और टैक्स दिया हुआ है, तो इस स्लाइड को देखिए। इसी स्लाइड में तीसरा पेपर आ रहा है बिजनेस लॉ या CMAC। आप यहां से शुरू कीजिए अब, ठीक है जी। आप CMAC दीजिए इस दफा। डेटा का पेपर तो भी है ही नहीं, आप इसके साथ बिजनेस लॉ लीजिए, आपने वो भी नहीं दिया हुआ अभी तक। ये 2 पेपर हो गए। तीसरा पेपर जो आप लेंगे वो R2 होगा, ठीक है जी। 2 पेपर यहां से ले लें, बिजनेस लॉ और CMAC। ग्रुप ए पूरा हो जाएगा आपका, और आप फिर R2 इसके साथ लीजिए। बोलिए, यहां तक कोई सवाल है? आप कोई और कॉम्बिनेशन अरूज बताएं। FAR 1, ये देखिए निकाल लेते हैं। FAR 1 और कॉस्ट पास है, R2 दिया हुआ है, ठीक है जी। ये 2 पास हैं, R2 दिया हुआ है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बिजनेस लॉ देना चाहिए, टैक्सेशन देना चाहिए, ठीक है, और कंपनी लॉ दे दें तो आपका ये खत्म हो जाए किस्सा। तरतीब से आते जाएं आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाद में तो ये एक पेपर बन जाएगा, मैं 2 क्यों पास करवा रहा हूं आपके, मैं आपको 2 पेपर्स क्यों कह रहा हूँ, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। भाई, मैं अपने तजर्बे से आपको ये बता सकता हूँ कि ये 2 पेपर पास करना आसान है, वो एक पेपर पास करना बहुत आसान नहीं होगा, वो काफी लंबा पेपर होगा। ICAP की हिस्ट्री को देखते हुए मैं ये भी नहीं कह सकता कि छोटा सिलेबस बनाएंगे वो सिलेबस तो भरपूर बनाएंगे, और पेपर 100 नंबर का कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप अभी अगर कर सकते हैं इसको पास, तो आपको कर लेना चाहिए दोनों को, ये ज्यादा आसान है पास करना, और आपको वो एक पेपर एग्जाम हो जाएगा। जी, वो भी बताता हूँ। हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है ना जी, ये दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज। अब मैं हैंड्स ऑन कोर्सेज के सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी, ठीक है। आप लोग अपने बाकी के सवाल होल्ड कर लें, जब मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा तब आप सवाल पूछिएगा, तो हम लोग आपके जवाब साथ साथ देते जाएंगे। हैंड्स ऑन कोर्सेज, हैंड्स ऑन कोर्स, बेटा जी मैं अभी आपके सवालों के जवाब दूंगा, जरा हैंड्स ऑन कोर्सेज सुन लें। ये भी सवाल के जवाब में दे रहा हूँ। हैंड्स ऑन कोर्सेज दोनों, MS ऑफिस और PP, ये नई स्कीम में भी शामिल है। न्यू स्कीम में उन्होंने बस ये कहा है कि अब इनकी इवैल्यूएशन हुआ करेगी। अभी तक इनकी इवैल्यूएशन होती थी, इंटरनल थी, यानी आप जब PP करते हैं तो आपकी इवैल्यूएशन हम भी कर रहे होते हैं मुसलसल, और प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो तो हम दोबारा भी करवा देते हैं। आपको असाइनमेंट्स देते हैं हम MS ऑफिस में, और असाइनमेंट जब तक आप सबमिट नहीं कर देते और ठीक नहीं कर देते तब तक हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। अब के ये इवैल्यूएशन जो है ये एक्सटर्नल होने जा रही है, ICAP करेगा या करवाएगा। सो आपकी इवैल्यूएशन कॉलेज भी करेगा और आपकी इवैल्यूएशन ICAP भी करेगा, जिस तरह अभी बाकी के पेपर्स में आपका हो रहा है कि हम भी आपके टेस्ट लेते हैं और ICAP भी लेगा। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज मौजूद हैं, और सिर्फ चेंज इतनी आई है कि इनकी वैल्यूएशन एक्सटर्नल भी होगी। ऑडिट को बिल्कुल FAR 1 के साथ नहीं पढ़ना, ऑडिट को हमेशा FAR 2 के साथ या उसके बाद पढ़ना है। ऑडिट एंड एश्योरेंस
FAR 2 के बगैर जो लोग पढ़ेंगे उनको 30 से 40% पेपर में ऐसी ऐसी शदीद मुश्किलात पेश आएंगी कि वो वहां बैठकर अपने आप को गालियां देंगे, क्योंकि हमने तो खबरदार कर ही दिया हुआ है आपको। ठीक है। सितंबर 24 में नहीं भाई, ईशा, सितंबर 24 में नहीं, सितंबर 25 से एप्लीकेबल होगी हर चीज। न्यू एजुकेशन स्कीम के बाद आपका इम्तहान जो है पहला न्यू स्कीम में वो 25 में होगा, अगर ICAP ने कोई और डेट ना दे दी तो। आज जो हमें जबानी बताई है वो यही है। रोज और सवाल बताएं। ये कैसा कॉम्बिनेशन? FAR 1 कॉस्ट, CMAC, बिजनेस लॉ, सिर्फ खाली सी लॉ। FAR 1 टैक्स और सी लॉ, 4 पेपर देने। चार तो बुरा तो नहीं है, इसमें कोई चीज भी बुरी नहीं लग रही मुझे। हाँ, मुझे तब भी कोई बीलो अगर पास है तो मुझे सीलो पे जाने में कोई मसला नहीं। ये अच्छा है, अगर 4 पेपर किसी ने देने और ये वाले 4 रखने, मुझे कोई मसला नहीं है। CMAC, टैक्स 2 और सीलो, यही कह रहे हैं ना वो। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें। 4 पेपर बेटा जिसने भी लेने हैं ना, वो अच्छी तरह सोच समझ के ले, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वो अगर घर से पढ़ रहा है तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि घर पे रह के इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना आम तौर पे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप हो सकते हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ हों, यू माइट बी ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बड़े आप डिसिप्लिन्ड हों और आप बड़े फोकस्ड हो अपनी पढ़ाई पे। बट मैं आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि जो लोग फिजिकली पढ़ रहे हैं उनको भी मैं कहता हूं कि भाई हमसे पहले मशवरा करना, हम तुम्हें इंडिविजुअली इवेल्युएट करके ये बता सकते हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर 4 और यू शुड नो, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो विल आस्क certain questions, then we will look at your history and only then we will advise you. अभी तक लोग, ऐसा नहीं है कि किसी ने 4 पेपर पास नहीं किए, कभी भी बहुत से लोगों ने किए हैं, लेकिन वो बहुत से लोग जो हैं वो हर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये एक जनरल अप्रोच के तहत 4 हम रेकमेंड नहीं करते। तो हमारी तरफ से ये एक असूली रहनुमाई है। आपने अगर हमसे इंडिविजुअली अपने बारे में कोई गाइडेंस लेनी है या रिकमेंडेशन लेनी है तो यू विल हैव टू कांटेक्ट अस इंडिविजुअली आउटसाइड दिस मीटिंग, विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस एंड देन वी कैन एडवाइस यू। मान कह रहे हैं मेरा सीमेंट पास है हम्म, और FAR 1 सी लॉ, बी लॉ और MSA दिया है। ओ, तो ईमान अभी तक टैक्स क्यों नहीं दिया आपने? आपको टैक्स देना चाहिए इस दफा, टैक्स पढ़ना चाहिए आपको, आपको R2 पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आपके तो इस हिसाब से 3 ही पेपर्स रह गए हैं, तो आपको ऑडिट इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए। आपने 5 पेपर हमें गिनवा दिए, तो आपके 3 ही रह गए। जो 3 रह गए हैं वो आपको देने चाहिए। आपका तो बड़ा सादा सा केस है, बिल्कुल दे सकते हैं आज। अगर आप मार्च में बी लॉ सी लॉ इकट्ठे देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई कानूनी रुकावट इसमें नहीं है। कोई पढ़ने में भी ऐसी शदीद किस्म की रुकावट नहीं है कि आपने कल वैसे भी सबने इकट्ठे पढ़ना है तो आज क्यों नहीं पढ़ सकते। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बी लॉ सी लॉ साथ देने में कोई मसला नहीं है। FAR 1 टैक्स, CMAC और हैंड्स ऑन कोर्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 में से कोई एक मैं रिकमेंड करूंगा, दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं करूंगा, थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा आपका। क्योंकि ये तीनों पेपर जो आप कह रहे हैं ये भी इसमें R1 और CMAC थोड़े लंबे हैं, टैक्स भी इतना छोटा नहीं है। एक बच्चे ने दिया है बी लॉ और टैक्स दिया है, आप पूछ रहे हैं कौन से पेपर लेना चाहिए। उन्होंने इससे पहले कौन से दिए? उन्होंने बताया कि सिर्फ बी लॉ टैक्स। फिर आपको R1 और CMAC देना चाहिए। ऐसे FAR 1 CMAC और कंपनी लॉ लेने आप। ठीक है,
यही पॉसिबिलिटी आपके लिए है, R1 CMAC एंड कंपनी लॉ, 3 अगर देने हैं तो यही पॉसिबिलिटी है। और पीपी बेटा जी 70 घंटों का कोर्स है। क्यों जी, सही कह रहा हूं मैं? 70 घंटों का कोर्स है पीपी। 4 देने हो तो जरूर दें उस वक्त, लेकिन थोड़ा सा पहले बादाम शादाम घर में जमा करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स मजबूत करें, ठीक है? हाँ, सर के बल खड़े होने की प्रैक्टिस करें ताकि दौरान खून जो है वो सर की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा बेहतर हो जाए। जरूर 4 दें, दे सकती हैं आप, कोई मसला नहीं। R1 के साथ जनाब आप चाहे बीलॉ ले लें चाहे सीमैक ले लें, कोई मसला नहीं, दोनों ले सकते हैं आप। कोई इस पे हम इनडिफरेंट हैं, आपकी प्रेफरेंस है। आप 2 न्यूमेरिकल्स वाले रखना चाहते हैं, 2 न्यूमेरिकल वाले रख रहे हैं, आप कहते हैं नहीं 2 न्यूमेरिकल ज्यादा हो जाएंगे, मुझे एक थ्योरी चाहिए, तो आप बीलॉ ले लें फिर R1 के साथ। ठीक है, ये उन लोगों उन साहब के लिए था जो पूछ रहे थे कि R1 के साथ सीमैक लूं या बीलॉ लूं, तो मैंने उनको बताया कि आप दोनों में से जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। जरूर करें बेटा, आप जरूर कर सकते हैं, बस आपने फोकस्ड रहना है, अपना टाइम जाया नहीं करना। आप पहले दिन से पढ़ना शुरू कीजिएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है? शर्त यह है कि ये नहीं है कि रिजल्ट उसके बाद आप दाखिला लेने के बाद आप रिजल्ट का इंतजार करें, और रिजल्ट का इंतजार करने के बाद आप फिर फॉर्म में आने का इंतजार करें, और फिर आपकी फॉर्म अच्छी ना हो तो आप कुछ और टाइम ज़ाया कर दें। तो वो 4 इस तरह नहीं होते, 4 पहले दिन से आपको परफॉर्म करना है, ठीक है? जो पहली बॉल पे जिस तरह T20 में अच्छी टाइमिंग के साथ शॉट लगाएगा वही T20 जीत जाएगा, चांसेस यही हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा। यू कैन डू इट, बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम ड्यूरिंग योर स्टडीज। न्यू स्कीम में मोस्ट प्रोबेबली ये आधा पेपर कंसिडर होगा, मोस्ट प्रोबेबली। FAR2 और ऑडिट सेम अटेम्प्ट में बिल्कुल कर सकते हैं, मेजॉरिटी के पास यही चॉइस होती है कि सेम अटेम्प्ट में आते हैं ये। आपकी आवाज जा रही है बच्चों को? क्यों भाई बच्चों, आपको अरूज की आवाज आ रही है? अरूज जब मुझे सवाल पढ़ के बताती हैं आपका, आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही भाई तो मुझे सवाल भी दोहराना होगा ना आपका। हाँ बोलें। ग्रुप ए पढ़ ले तो ग्रुप बी में फिर नई स्कीम आ जाती है, उसके बाद पूरा ग्रुप ए पे पढ़ ले, फिर नई स्कीम आ जाएगी, तो नई स्कीम में चारों नहीं, हमारा को पेपर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। बेटा जी जब नई स्कीम आएगी आप चारों ये पढ़ लेंगे, उसके बाद ये अगले सेशन की बातें हैं। आज मैं आपको क्या बताऊं, अभी ये एक पेपर जो है मिस्ट्री पेपर है, इसका सिलेबस आएगा वो मैं देखूंगा, उसका स्टडी मटेरियल आएगा, फिर ही मैं बता सकता हूं कि ये पेपर जो है बाकी के 3 पेपर्स के साथ मैनेज होगा नहीं होगा, ठीक है? तो आप आज तक इसको कन्फाइंड रखें। आप मुझसे इस किस्म के इंटीमेट क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि आप हमारी प्लानिंग कर दें, वो आप मुझसे मार्च में मार्च 2025 में पूछिएगा, सितंबर में मेरे पास उनके जवाब नहीं है। जी अरूज बोलें। ऑडिट टैक्स और FAR2 के साथ हैंड्स ऑन कोर्सेज ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते यार, ले सकते हैं आप, ठीक है? बिल्कुल ले सकते हैं ऑडिट टैक्स और FAR2 के साथ। हाँ, एक तो देखें डेफर करने में ये मसला आता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपके पेपर्स जो हैं वो मुश्किल होते जाते हैं,
आपके पास फिर टाइम का इशू आना शुरू हो जाता है। दूसरा यह है कि इसमें इवैल्यूएशन भी आएगी। इवैल्यूएशन भी आएगी तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। जहां हम ये 8 पेपर करते हैं वहां 2 इवैल्यूएशन भी कर लेंगे। लेकिन अगर हम उससे पहले इसको मुकम्मल कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, जितना भी कर सकते हैं वी शुड डू इट। ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, अभी इन सवालों के जवाब भी हमारे पास नहीं है। तो वो अगर सिंक नहीं करेगी इवैल्यूएशन और आपके फर्म में इंडक्शन का टाइम आ गया तो फिर एक प्रॉब्लम में आप आएंगे। पहली दफा तो आएंगे, बाद में आने वाले तो उसके मुताबिक अपनी एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन जो पहली दफा ये समझ रहे होंगे कि यहाँ हमने पेपर्स दिए, रिटर्न पेपर्स दिए, वहाँ आई कैप इवैल्यूएशन कर लेगा, तो वो ज़रा मुश्किल काम लगता है मुझे कि इतनी सिंक्रोनाइजेशन शायद ना हो। एक बच्चे ने पूछा F1 D-Law, CMAP और C-Law पास है तो एक मिनट जी, ये सवाल है, लंबा सवाल है तो मैं दोहरा रहा हूँ। जिसका भी सवाल है, किसका सवाल है अरुण जी? मोहम्मद इब्राहिम, इब्राहिम साहब ने सवाल पूछा है कि बोले FAR1 B-Law CMAP CMAC और C-Law C-Law पास है। ये 4 पेपर पास हैं। FAR1 CMAC B-Law और FAR1 CMAP CMAC FAR1 CMAC बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ पास हैं। आप क्या चाहते हैं? डेटा वाला पेपर बेटा जी मैं आपको नहीं कह सकता कि आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के जो 4 पेपर्स हैं उनके इक्विवेलेंट पेपर न्यू स्कीम के अंदर मौजूद हैं जो आपने पास करने हैं। आज तक आई कैप ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि आपको 9वां पेपर देना पड़ेगा। आज तक की मैं बात कर रहा हूं, कल को ये अनहोनी हो जाए तो आपने मुझे ब्लेम नहीं करना। ठीक है, आज तक की हिस्ट्री ये है कि आई कैप आपको इक्विवेलेंस दे के और कहेगा जी मियाँ जी आपने 8 पेपर पास कर लिए हैं, दैट्स गुड, you are a good CAF qualified student, you don't have to take that 9th paper। ठीक हो गया इब्राहिम साहब? एक अब्दुल्ला ने बड़ा रिपीटेडली सवाल ये पूछा है जो कि हमने आंसर कर दिया है कि एमएफए ऑडिट के साथ हैंड ऑन कोर्सेज ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं अब्दुल्ला साहब, MFA और ऑडिट के साथ आप हैंड्स ऑन कोर्सेज ले सकते हैं। ये आखिरी अटेम्प्ट है आपकी, आपने फर्म में जाना है मई में, फर्म आपको लेगी नहीं अगर आपके 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज मुकम्मल नहीं होंगे। तो लेगी तो आपको रजिस्टर नहीं कराएगी आई कैप के साथ, इसलिए बड़ी फर्म्स तो लेती नहीं है क्योंकि वो तो जिस दिन से लेते हैं उसी दिन से रजिस्टर करवाते हैं। तो वो ना कहनी होगी तो यही एक वजह काफी होगी कि इसके तो हैंड्स ऑन कोर्सेज ही नहीं पूरे हुए अब्दुल्ला साहब के, हम कैसे लें? ठीक है, बहाना ना दीजिए उनको, कर लें। के साथ हमारी क्या प्रेफरेंस है, सीमैक या बीलॉ? FAR1 और टैक्स के साथ हमारी प्रेफरेंस एज ए कॉलेज हम कहेंगे CMAC ले लें। मैं तो कहूँगा CMAC ले लें। है तो थोड़ा चैलेंजिंग, लेकिन ये पेपर एज इट इज चूंकि रिटेन होना है इसलिए कोई डिसलोकेशन नहीं होगी। ठीक है, ये एज इट इज आगे चलेगा ये पेपर। ऐसा बार बार सवाल कर रहे हैं, रेसिपी बता दीजिए पेपर को पास करने की। रेसिपी एसन रेसिपी जो है इन सारे पेपर्स को पास करने की, 1 2 नहीं 8 के 8 पेपर्स को पास करने की ये है कि आप पढ़ें। पढ़ने का मतलब क्या होता है, मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि पढ़ने का मतलब ये होता है कि क्लासेस को बाकायदगी से पढ़ें, घर जाकर रिवीजन करें, जिस दिन क्लास टेस्ट हो उस दिन भाग ना जाएं, टेस्ट दें। ठीक है, उन लोगों की बातें ना सुने जो आपको कहते हैं कि टेस्ट तो पिछले सालों के पेपर्स में से होते हैं या पिछले सेशन के टेस्ट थे, उनकी बातें ना सुने। जो आपको कहते हैं कि मार्किंग गलत होती है, फायदा क्या है टेस्ट देने का? ठीक है, टेस्ट दें, मिड टर्म एग्जाम दें, मॉक एग्जाम दें, तो फिर हम कहेंगे जनाब आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, हम तकरीबन गारंटी कर देंगे आप। और प्रोबेबिलिटी में पूछेंगे तो हम कहेंगे जनाब कोई 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल पास योर पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट, सिर्फ पास नहीं कह रहा, पासिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट इफ यू डू ऑल दिस।
ठीक हो गया जी। ऑलरेडी पेपर है, हम हैंड कोर्स कैसे मैनेज करें? जैसे मैनेज करते हैं, और कैसे करेंगे, टाइम निकालेंगे, पढ़ेंगे, और क्या है। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आपने मुझसे नहीं पूछना। अगर ये आखिरी 3 पेपर हैं आपके, तो व्हाट ऑप्शन डू यू हैव। आपने फर्म में नहीं जाना टाइम पर, तो आपके पास तो ऑप्शन ही खत्म हो गई, या तो आप पहले कर लेते। तो जो आखिरी पेपर्स दे रहे हैं उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनके जितने भी हैंड्स ऑन कोर्सेज रहते हैं उन्होंने अभी करने। आखिरी नहीं है तो फिर आप जरूर ये लिबर्टी ले सकते हैं कि एक आध अभी कर लें और एक आध बाद में कर लें। नई स्कीम में हैंड्स ऑन कोर्सेज एग्जामिनेबल है? एग्जामिनेबल है जी, बिल्कुल एग्जामिनेबल है। लेकिन एग्जामिनेबल का मतलब ये नहीं कि उनका पेपर होगा। इसका मतलब ये है कि आई कैप उनका कोई इवैल्यूएशन करेगा। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि एमएस ऑफिस पहले भी आई कैप पढ़ाता रहा है कोर्स के तौर पे, और आई कैप इसकी इवैल्यूएशन करता रहा है। तो वो एक लैब में जमा करते हैं बच्चों को, वहां पे एक असाइनमेंट देते हैं और कहते हैं इसको कर दो इतने घंटों के अंदर अंदर। जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं उसका टाइम स्पेसिफाई कर देते हैं। जो बच्चे कामयाबी से उसको हल कर लेते हैं उनको पास कर देते हैं, जो नहीं करते उनको कहते हैं अगली बारी फेर आ जाना। तो एमएस ऑफिस का तो इवैल्यूएशन पहले भी होती रही है, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे होगी। ये सिर्फ पीपी है जिसपे आईकैप भी सोच विचार में पड़ा हुआ है अभी तक, इसीलिए अनाउंस नहीं कर पा रहा कि पीपी की वैल्यूएशन कैसे होगी। खास तौर पे जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनकी कैसे होगी। जो रहीमियार खान में बैठे हुए हैं और घर वहां से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या वो कराची में बैठे हुए हैं और पैक से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पीपी का कोर्स तो ऑनलाइन होता ही नहीं ना, एमएस ऑफिस का ही होता है सिर्फ। तो जो किसी और शहर में बैठे हुए उनका क्या होगा, सिर्फ ये पूछ रहे हैं। लेकिन वो जाहिर है कि पीपी अटेंड करने तो किसी ना किसी और शहर में जाते ही हैं जहाँ पे राइट होता है। तो इसलिए उनका भी हल निकालेगा आई कैप, निकाल लेगा अगर इवेल्युएशन का सोच लिया है। अरीब का एक सवाल है, सी लॉ, बी लॉ और कॉस्ट दे दें, R1 और टैक्स ना दें, क्योंकि बाद में कंबाइन होकर मुश्किल हो सकता है पेपर। और क्या कॉस्ट का सिलेबस चेंज होगा? पहली तो चीज ये है कि ये इस तरह की प्लानिंग के मैं हक में ही नहीं हूँ, जिसमें आप सिर्फ ये सोचें कि ये पेपर बदल जाएगा तो मुझे इसलिए सारा ही उल्टा पुल्टा कर देना चाहिए। उल्टा पुल्टा ना करें। आप पहली दफा पढ़ रहे हैं तो आपको R1 जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको सीमैक या बिजनेस लॉ में से एक ले लेना चाहिए, टैक्स पढ़ लेना चाहिए। चले आप बिजनेस लॉ नहीं लेना चाहते तो फिर आपको टैक्स और सीमैक ले लेना चाहिए। इन तीनों के सिलेबस में अगर कोई चेंज होगी भी तो वो 5-10% से ज्यादा चेंज नहीं होने वाली। ऑलरेडी ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबाई हैं, इनमें अब चेंज कोई पॉसिबल मुझे नजर नहीं, आपको बड़ी चेंज पॉसिबल नजर नहीं आती। यही होगा एक आधा टॉपिक निकाल दिया, एक दो टॉपिक निकाल दिए, कोई एक आधा नया टॉपिक डाल दिया, कोई R2 का टॉपिक उठा के R1 में ले आए, R1 का कोई उठा के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डाल दिया। भाई इतनी की चेंजेस होनी है। सीमैक का कोई टॉपिक उठा के हो सकता है कि वो रिस्क वाले पेपर में डाल दें, ठीक है जी, वो भी कम चांसेस हैं। तो सीमैक के सिलेबस में तो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज जो है वो और भी लिमिटेड है। अगर कुछ निकालेंगे इसमें से तो वो फाइनल में लेके जाएंगे बीएफडी के पेपर। एक बच्चे ने सवाल किया, फॉर्म की इंडक्शन खाली मई में होती है या इसके अलावा भी होती है? नवंबर में भी होती है भाई, 2 साल में 2 मरतबा होती है, और मई के अलावा भी चलती रहती है। बहुत छोटी फर्म्स हैं वो तो जून जुलाई अगस्त में भी इंडक्शन कर रहे होते हैं, आजकल भी चल रही होगी कुछ बच्चों की इंडक्शन इसी तरह से। तो लेकिन जो बड़ी फर्म्स हैं, दो बड़ी फर्म्स जैसे मैं बात करूं पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी की, ये आमतौर पे रिजल्ट के साथ सिंक्रोनाइज करती हैं अपनी इंडक्शंस को। भाई ये जो सिलेबस के बारे में कोई भी सवाल होगा तो मैं क्या करूंगा, आप देख रहे हैं मैंने डक कर देना है इसको, क्योंकि कोई सिलेबस इशू नहीं हुआ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हैंड्स ऑन कोर्सेज की इवैल्यूएशन आपके कब से शुरू करेगा, तो अगेन आई विल डक इट, because they have not announced even a tentative date for that.
अभी तो मेथड भी नहीं बताया, तो वो अभी उन्होंने फिगर आउट करनी है सारी चीजें। जब हो जाएंगी तो तभी मैं बता सकता हूँ। ये मैं बता सकता हूँ कि मार्च 2025 तक कोई वैल्यूएशन, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूँ कि मार्च 2025 तक जो लोग ये कोर्सेज अटेंड कर लेंगे उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। यार ये आईकैप ने कहा है कि हम कंसिडर कर रहे हैं ज्यादा तादाद में इम्तहान लेने की, ठीक है, लेकिन वो ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये सारे मुस्तकबिल के सवाल हैं। इस पे उनको फीडबैक्स भी मिल रही हैं कि आप पहले पीआरसी का हर महीने इम्तहान लेते थे, फिर आप 2 महीनों पे चले गए, तो ये जो साल में 2 मरतबा लेते हैं इसको 4 मरतबा क्यों लेना चाह रहे हैं आप? तो ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्यों, आखिर क्यों? क्या बच्चा 2 महीने में एक पेपर तैयार कर लेगा जो आप उसको इस तरह से? फेलियर वालों के लिए ये स्कीम बना रहे हैं या पास होने वालों के लिए बना रहे हैं? हाँ, फेलियर वाला ये कह सकता है ना कि भाई मुझे आप 6 महीने पूरा इंतजार करवा रहे हैं, तो मेरा 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इम्तहान ले लें। तो हम तो फेलियर वालों को ही कहेंगे कि भाई आपने जो पेपर फेल हो गया वो दोबारा देना हो तो फिर आप इस ऑप्शन में जाएं। पहली दफा पढ़ने वालों को इस ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक दो तीन दफा सवाल आया बदल बदल के, अगर ग्रुप ए पास है तो डाटा एनालिटिक्स, वो जो डाटा वाला पेपर है वो देना पड़ेगा? अगर ग्रुप ए ग्रुप ए पास है पूरा, तो क्या ये डाटा वाला पेपर देना पड़ेगा, डाटा सिस्टम वाला? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आप मार्च 2025 तक कौन कौन से पेपर और पास कर लेते हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए आज इसमें जब तक ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं आ जाती, मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा कि अगर आपके 4 पेपर पास हैं ग्रुप ए के तो क्या आपको डेटा एनालिटिक्स का पेपर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर पहली अटेम्प्ट में 4 पेपर रखने हैं तो उसमें चारों में हम बी लॉ और सी लॉ भी रख लें? देखें, चारों में और कौन से रखने हैं, पहले तो इसकी बात करें। अगर आपने 4 रखने हैं तो आपको R1 लेना चाहिए, आपको टैक्स जरूर टैक्स भी ले लेना चाहिए, और फिर आप सीमैक की जगह अगर बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ पढ़ना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है इस पे, ठीक है जी। अगर आप ये दोनों लेना चाहें मुझे कोई एतराज इस पे नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जो दो आपने नहीं जिक्र किया मैं उनका जिक्र ये कह के कर रहा हूँ कि R1 और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जरूर पढ़ने चाहिए फर्स्ट टाइम। ये एक और सवाल आ रहा है कि अगर हम FR1 जो कि हमने ये रिकमेंड किया, FR1 टैक्स और बी लॉ, इज इट गुड कॉम्बिनेशन? FAR टैक्स, बी लॉ, बी लॉ और FAR1 टैक्स और बी लॉ इज ए गुड कॉम्बिनेशन if you want to take it, is a good combination. चार पेपर्स के साथ आपको कौन कह रहा है कि आप हैंड्स ऑन कोर्सेज जरूर लें अगर वो पहली दफा दे रहे हैं? लेकिन अगर आपके रह ही 4 गए तो आप मुझे बताइए कि क्या ऑप्शन है आपके पास, मैनेज कैसे होंगे ये तो आप ही बता सकते हैं ना, लेकिन आप अपनी ऑप्शन बताइए कि अगर आप अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? फिर तो जब ये अप्रैल में शुरू होंगे तभी ले सकते हैं ना। अगर इस दौरान में फर्म्स में इंडक्शन शुरू हो गई तो आपकी इंडक्शन तो कंडीशनल होगी ना, अगर ले लिया तो। नहीं तो ज्यादातर फर्म्स आपको कहेंगी कि 2 कोर्सेज मुकम्मल करके आप आइएगा हमारे पास। उस वक्त तक अगर इंडक्शन बंद हो गई तो मैं पूछूं आपसे कि क्या ऑप्शन है आपके पास, अब क्या ऑप्शन है आपके पास? आपने अपनी ऑप्शंस खत्म कर ली हैं बेटा, आपको पहले कर लेने चाहिए थे। जब आप 4 आखिरी पेपर पहली दफा देने इस दफा देने जा रहे हैं तो आपको 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज भी लेने ही पड़ेंगे जी। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए 5+1 होगा या नहीं होगा, भाई ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस में बताएगा आईकैप। हिस्ट्री के मुताबिक मैं ये बता सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, आपका भी टाइम 5 साल जमा 1 साल कर देंगे वो, लेकिन अनाउंस नहीं किया अभी उन्होंने। बार बार दूसरे FR1 टैक्स के साथ अगर एक लेना है तो सीमैक लें या बी लॉ लें? आप
हम आपको कहेंगे कि FAR 1 और टैक्स के साथ आप टॉस करें हेड सीमैक टेल बिजनेस लॉ, ठीक है, बिकॉज वी आर इनडिफरेंट। आप दोनों में से जो भी पढ़ लें, हम कहते हैं दिस इज ए गुड पेपर टू गो, दिस इज ए गुड पेपर टू स्टडी, नो वरीज, यू कैन डू एनी ऑफ दीज टू। बीलॉ और FAR 1 पास है। बीलॉ और FAR 1 पास है जी, ये सवाल का जवाब है, देना चाह रहे हैं। अब सीमैक FAR 2 सीलॉ पढ़ने लगे हैं। सीमैक FAR 2 और सी लॉ पढ़ने लगे हैं, हाँ ठीक है, इट इज ओके, नो वरीज, इट इज ओके, इट इज ओके। बच्चे ने कहा मार्च अटेम्प्ट में कॉलेज क्या रिकमेंड करता है, बीलॉ उठाए या नहीं उठाए, या बिल्कुल उठाए, कॉलेज रिकमेंड करता है कि बिल्कुल उठाएं, मार्च अटेम्प्ट में बीलॉ पढ़ें, ठीक है। ये जो आपके सामने स्लाइड खुली है, ये वाली देखें, ये वाली, ये जो स्प्रिंग 25 अटेम्प्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, ये उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन है कि आप बिजनेस लॉ और सीमैक में से कोई एक पेपर ले लें, R1 और टैक्स जरूर पढ़ें, और इन दोनों में से कोई एक अपनी पसंद का पेपर ले लें। बच्चे का FAR 1 टैक्स सीमैक पास है। एक बच्चे का टैक्स FAR 1 और सीमैक पास है। FAR 2 और MFA कंफर्म है, वो तीसरा पेपर की रिकमेंडेशन चाह रहा है कि FAR 2 और MFA के साथ तीसरा पेपर कौन सा लेना चाहिए। कंपनी लॉ, बीलॉ नहीं पढ़ा, बीलॉ नहीं पढ़ा, तो बीलॉ पढ़े ना, फिर वो बीलॉ पढ़े। उसके पास वैसे अरूज एक और ऑप्शन भी है, उसका R1 टैक्स और तीसरा आपने कौन सा बताया, सीमैक पास, FAR 1 टैक्स और सीमैक पास है, MFA लेना चाह रहा है। हाँ, और वो चाहे तो वो बिजनेस लॉ ले सकता है, वो चाहे तो वो ऑडिट एंड एश्योरेंस भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है उसको, हाँ, हाँ जी, तो वो ऑडिट भी ले सकता है तीसरे पेपर के तौर पे, ठीक है भाई। जी कर सकते हैं मुआज, MS ऑफिस आप ऑनलाइन कर सकते हैं पैक से, बिल्कुल कर सकते हैं मुआज, आयशा, सबके लिए एक ही जवाब है मेरा कि MS ऑफिस कोर्स पैक से ऑनलाइन हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि FAR 1 सीमैक तो ले हम उसके टैक्स की जगह हम बीलॉ सीलॉ 2 पेपर ले लें या टैक्स ले लें। मेरा तो ख्याल है भाई टैक्सी ले लें, क्यों अपने आप को इतनी मुशक्कतों में डालते हैं, ठीक है, हाँ क्यों मुशक्कत में डालते हैं, टैक्स पढ़ें। बच्चों ने इसके मुताबिक भी काफी सवाल पूछे हैं कि अगर कैश के अटेम्प्ट्स 2 की बजाय 3 हो गई साल में तो फिर क्या होगा, किस तरह से होगा, साल कैसे हाँ हाँ, ये भाई, ये एक तजर्बा है जो ACCA की पैरवी में ICAP करने जा रहा है। ACCA ने भी अपने एग्जाम्स क्वार्टरली कर दिए हैं, और जो गदर मचा हुआ है उस क्वार्टरली एग्जाम्स की वजह से उनके रिजल्ट्स के साथ, उसका वाहिद बेनिफिशियरी इस वक्त ACCA है, क्योंकि बच्चे 3-3 महीनों में इम्तहान देने के चक्कर में पड़ जाते हैं, फेलियर बहुत हो जाता है, तो पाउंडों में फीस होती है, तो वो सारा नुकसान हो जाता है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि बच्चे एक एक करके पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो पहले अगर साल में वो 6 पेपर दे देते थे, तो अब वो साल में 4 ही पेपर देते हैं, क्योंकि वो रिस्क के फेलियर को रिड्यूस इसी तरह से कर सकते हैं, उनसे 2 पेपर भी 3 महीने में मैनेज नहीं होते। तो ये आएगा तो हम आपको गाइड करेंगे, अगर आपने हमारी गाइडेंस को सुन लिया तो आप स्मूथली प्रोग्रेस करते रहेंगे। अगर आपने कहा कि नहीं मैंने तो हर 3 महीने बाद इम्तहान देना है और मैंने तो एक साल के अंदर अंदर कैफ कर लेना है, तो फिर फेलियर का रेट बहुत हाई हो जाएगा। कुछ लोग जरूर पास हुआ करेंगे जो बहुत फोकस्ड होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, लेकिन एक काफी बड़ी तादाद जो है वो इसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगी। मिनाहिल का सवाल है कि मैं अभी आखिरी पेपर अपने देने जा रही हूँ कैफ के, मेरा एक हैंडल कोर्स MS ऑफिस वाला हुआ है, PP में ये चाह रही हूँ कि मैं मार्च में शुरू करूँ,
अगर मैं मार्च में शुरू करती हूँ और नई स्कीम आ जाती है तो क्या मेरे पे एक्सटर्नल टेस्टिंग होगी अप्लाई? सवाल ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि अगर हम अप्रैल या मार्च 2025 में हैंड्स ऑन कोर्सेज शुरू करेंगे तो क्या हम पे एक्सटर्नल टेस्टिंग अप्लाई होगी। अब इसका जवाब मैं यही दे सकता हूं कि अगर आईकैप ने ये कह दिया कि फलां डेट के बाद जितने लोग रजिस्टर होंगे वो सब एक्सटर्नल टेस्टिंग देंगे तो बिल्कुल अप्लाई हो जाएगी। और अगर उन्होंने एक्सटर्नल टेस्टिंग को अनाउंस ना किया तो जब तक अनाउंस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो एज ऑफ टुडे उन्होंने कोई कंक्रीट बात नहीं की। जब न्यू स्कीम आएगी अप्रूव होके तो उसमें इन सारे सवालों के जवाब मौजूद होंगे। आज ये प्रपोज स्कीम है, इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। मसलन ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है इसमें। इसमें अगर आप मुझसे पूछें तो पीआरसी के फंक्शनल इंग्लिश की जगह कौन सा पेपर होगा उसका जवाब नहीं है। इसमें कब से इवैल्यूएशन शुरू होगी इसका जवाब नहीं है। इवैल्यूएशन फिजिकली होगी या ऑनलाइन होगी या सेंटर बेस्ड होगी इस सवाल का जवाब भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है। अगर मैंने टैक्स और बी लॉ किया है तो आगे कौन से पेपर पढ़ने? अगर आपने टैक्स और बी लॉ दिया है और आपने R1 नहीं पढ़ा तो आपको फौरन R1 पढ़ना चाहिए। आपको सीमैक भी पढ़ना चाहिए इसके साथ और सी लॉ पढ़ लेना चाहिए। ठीक है जी, आपको R1 सीमैक और सी लॉ पढ़ लेना चाहिए इसके लिए। ठीक है भाई। वन और कॉस्ट FAR1 और कॉस्ट पास हैं। FAR2 का पेपर दिया दिया हुआ है, वाह भाई। आपको फौरन प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ले लेना चाहिए। FAR1 टैक्स भी पास है, कॉस्ट भी पास है और R2 सिर्फ दिया हुआ है उन्होंने, सिर्फ R2 दिया हुआ है। अच्छा जी, तो आपको भैया जी सीमैक आपको MFA पढ़ लेना चाहिए फॉर एग्जांपल। आप ऑडिट एंड एश्योरेंस भी पढ़ सकते हैं और आप 4 पेपर देने हैं तो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ भी पढ़ सकते हैं। वरना आप बिजनेस लॉ का पेपर दे दें और बाद में आपका कंपनी लॉ का 50 नंबर का रह जाएगा। आप 3 बड़े पेपर देना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हम आपको कहेंगे आप बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर दे दें। अगली दफा आप सिर्फ ऑडिट एंड इंश्योरेंस का पेपर देंगे। लेकिन आप अगर 3 मेजर पेपर उठाना चाहते हैं तो MFA, ऑडिट एंड बिजनेस लॉ उठा लें। सी लॉ 50 नंबर का होगा आपके लिए, अगर एग्जाम ना हुआ तो 50 नंबर का होगा, वो आप दे दीजिएगा। बी लॉ और FAR1 हो गया। अगले अटेम्प्ट में सीमैट बी FAR2 लॉ और सवाल यह है कि बी लॉ और हो गया है जी। अगले अटेम्प्ट में कह रही है मैं सीमैट FAR2 और सी लॉ लेना चाह रही हूँ। इज इट गुड कॉम्बिनेशन या मुझे टैक्स लेना चाहिए? देखें ये भी ठीक है, अगर आप ये लेना चाहती हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है, अगर आप टैक्स पढ़ना चाहती हैं तो वो भी ठीक है। टैक्स को मैं ऑडिट और FAR के साथ पढ़ हाँ पढ़ सकती हैं, टैक्स को ऑडिट और MFA के साथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी पढ़ना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो सवाल पूछे हैं हम उस पर इंडिफरेंट हैं उन कॉम्बिनेशंस पे कि भाई आपको इस वक्त कौन सा पढ़ने जा रही हैं, वो बिजनेस लॉ और बिजनेस लॉ तो उनका हो गया है ना, बिजनेस लॉ और FAR1 हो गया, अभी वो सीमैट FAR2 और सी लॉ। हाँ कोई हर्ज नहीं है, मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आ रहा अगर आप ये पढ़ना चाहती हैं तो। हमने खुद रेकमेंड किया लेकिन इसके बावजूद बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं FAR1 बी लॉ और सीमैट अच्छा कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये देखें सामने खुला हुआ है FAR1 सीमैक और बिजनेस लॉ। ये देखें, ये रिकमेंडेशन है हमारी, जो पहली दफा देने जा रहे हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन है, जो पहले कॉलम में नजर आ रही है। ये देखें, सेमेस्टर 1 स्प्रिंग 25 अटेम्प्ट, FAR1 टैक्सेशन और बिजनेस लॉ या सीमैक। ठीक है भाई। सो अब मैं इजाजत लूंगा आपसे। मिस अरूज मौजूद हैं,
आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस के जवाब मेरी सीट पर बैठकर वो देंगी, और हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि आपके सवालों के जवाब दे दें। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, इसलिए वो मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि ये डेटा रिस्क और सिस्टम का पेपर जो है उनको फर्म में क्यों प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेपरों की बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हाँ, आपने अगर कैफ पास कर लिया है तो फर्म ये नहीं कहेगी कि हमें कैफ बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉ वाला चाहिए, हमें कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ वाला नहीं चाहिए। फर्म ऐसा नहीं कहेगी। थैंक यू वेरी मच। लुक फॉरवर्ड टू रिसीव यू बैक ऑन ओरिएंटेशन एज वेल। आप में से जो लोग अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस या और कोई गाइडेंस लेना चाहें और फिजिकल ओरिएंटेशन में 18 को आए तो दे आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। थैंक यू। मिस अरूज यहीं पर हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये ले, ये ले। माइक अलाउ कर दिया आपने? राव अनवर, हम लोग 18 को ओरिएंटेशन करेंगे, उसी में अनाउंस करेंगे। अब इसका सवाल है कि मेरा FAR 1 और कॉस्ट दिया है अगली अटेम्प्ट में, बीलो और टैक्स करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन साथ आप FAR 2 पढ़ लें। मैं इसलिए बोल बोल के कह रही हूँ क्योंकि चैट ना बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही है, तो वो मैं हर बच्चे को आंसर नहीं कर सकूंगी। अगर आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं हर एक का इंडिविजुअल रिमेन प्रेजेंट और मैं आंसर करके जाऊंगी। बाकी वो तो सब्जेक्ट्स की भी गाइडलाइन देंगे ना आपको पूरी। तो जला बानो, आपने माइक अगर सवाल पूछना है तो ऑन करने, वरना ऑफ कर दें अपना माइक। बेटा ए तू ए ही खा ले है, नहीं बना दे एक ही माइक ऑफ कर दें। मामा उरावा देखो जरा। हेलो। जी जी। क्रीम नहीं एप्पल रेंचा चूंगा मारे खा के नहीं बना। मोहम्मद नुमान, एवरेज अच्छी फर्म के लिए आपकी अटेम्प्ट्स कैफ की देखें, ऑप्टिमल जो अटेम्प्ट्स है ना वो 3 है, तो 3 में हो जाना चाहिए। प्लस अगर हम जी, अभी मौज ले मास सकते हैं। अटेम्प्ट जी जी हेलो जी जैसे जी। अगर हम अभी मास अटेम्प्ट के लिए फार्मल ले लें, सीमैक ले लें और हैंड्स ऑन कोर्सेज में MS ऑफिस का कोर्स कर लें तो बेटा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन फिर आप आगे 3 3 पेपर लेके जा रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं अभी 2 पेपर पढ़ लूं और बाद में 3 3 पढ़ लूं, तो हर्ज तो कोई नहीं है। लेकिन वो जो आखिरी रिस्क फैक्टर होता है ना, अगर 3 3 2 करो तो एक आखिरी अटेम्प्ट को छोड़ देते हैं कि एक रिस्क कवर हो जाता है, तो वो वाला रिस्क रहेगा फिर साथ। अच्छा तो फिर हमें हम टैक्स लेना है। जी, टैक्स रिकमेंडेड है। सही। बिन्यामीन परवेज, प्रॉब्लम कोई नहीं है क्या अगर आप अभी FAR 1 सीमैक और बीलॉ ले लेते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, टैक्स आगे ले सकते हो। इसलिए हमने खुद भी रेकमेंड किया, हमने सीमैक के साथ स्लैश करके बिजनेस लॉ लिखा था। अब ऐस क्यों नहीं लेगी, देखो ना, अगर बिग 4 नहीं लेगी तो और कोई ले लेगी, A कैटेगरी की नहीं लेगी तो B कैटेगरी की ले लेगी, इसमें ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं लेगी। PPE की क्लासेस की रजिस्ट्रेशन चल रही है बेटा, 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट है, लेकिन अगर इससे पहले भी बैचेस बनना शुरू हो गए तो इससे पहले भी स्टार्ट हो जाएंगे। 18 के बाद किसी भी डेट को जैसे ही बैच उनके पूरे होते जाएंगे, दे स्टार्ट द क्लासेस।
टेक्नो क्लासेस 18 को ओरिएंटेशन में अनाउंस करेंगे। ये हमने ज़रा अभी बताया, आपको लेना चाहिए FAR1 टैक्स और बीलो या सीमैक में से एक पेपर। अगर हमसे पूछेंगे तो हम रिकमेंड करेंगे सीमैक, FAR1 टैक्स सीमैक। कैफ की ग्रुप बी की ओरिएंटेशन 18 को गुलबर्ग में 3 बजे, गार्डन टाउन में 12 बजे। आपने FAR1 बीलो और टैक्स दिया है बेटा, ये ऑलरेडी हमारी प्रेजेंटेशन में भी शामिल है। अभी आपको FAR2 लेना चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये जो स्लाइड है ये आपके सवाल की है। जी जी बिल्कुल। आप अभी न्यू स्कीम की वजह से कुछ बच्चों ने अपने अगर पहले से कॉम्बिनेशन लिए हैं और अगर अब अपना कॉम्बिनेशन चेंज कराना चाह रहे हैं तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जी MS ऑफिस के ऑनलाइन क्लासेस की क्योंकि सेल्फ पेस्ड होते हैं, आप राइट नाउ रजिस्टर करा के एक आध दिन में स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी डेट की कंपल्शन नहीं है। ओप्पो, आपका जो सवाल है ये नई स्कीम की जब तक ट्रांजिशन नहीं आती है हम नहीं बता सकते कि आपका कौन सा पेपर पास होगा, तो रिस्क वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उस वाले पेपर की ट्रांजिशन किस पेपर के अगेंस्ट होगी अभी ये डिस्कस हो रहा है कैप में, अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। 70 आवर्स, 3 मंथ्स, 70 आवर्स। MS ऑफिस या BP दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है और टाइम 70 आवर्स। अगर आप पेपर देने नहीं गए, पेपर की अटेम्प्ट काउंट होती है जब आप वहां जाके हाजिरी लगवाते हो और उनकी शीट को साइन करते हो, तो उसके बाद आपकी अटेम्प्ट काउंट होती है। अगर आप पेपर देने नहीं गए तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होती। बेटा अभी तो यही लग रहा है कि जो टैक्स का सिलेबस है या जो पेपर उन्होंने रिटेन किए इनके सिलेबस में कोई बड़ा चेंज नहीं है, तो छोटी मोटी ट्वीकिंग हो सकती है लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं है। जिन पेपर्स को उन्होंने रिटेन किया जो कि 6 पेपर्स हैं उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। टैक्स में भी कोई चेंज ऐसा नहीं एनविसेज कर रहे हम। ग्रुप ए की ओरिएंटेशन हम 30 सितंबर को करेंगे क्योंकि PRC के एग्जाम इस दफा लेट हो गए, तो 30 सितंबर को करेंगे। राव ICAP कह तो रहा है कि वेरी मच लाइकली वो अक्टूबर नवंबर तक इसको डिस्क्लोज कर देगा, 1-2 माह तक वो कर देगा। जी टेक्नो, आपने कहा आपने FAR1 और सीमैक के लेक्चर्स लिए हैं, आप साथ बीलो, आप बीलो सीलो भी कर सकते हो और आपको अगर आप हमसे रिकमेंडेशन लो तो हम कहेंगे कि 2 की बजाय टैक्स कर लो। 200 के जो एडिशनल ऐड करने हैं तुमने पेपर, तो चलो अगली दफा इकट्ठा दे देना। ओप्पो A54, आपका सवाल है पीपी की डिफरेंट, पीपी का हर स्लॉट में हम बैच कर रहे हैं जिसमें जैसे जैसे स्टूडेंट्स पूरे होते गए वो स्टार्ट करते जाएंगे। आपने दिया FAR1 टैक्स और बिजनेस लॉ, अभी आपको अगले अटेम्प्ट में देना चाहिए कॉस्ट, FAR2 और सी लॉ। कुरुतुलैन अगर आपने पहले बी लॉ दिया है तो नई स्कीम में सी लॉ 50 मार्क्स का। जी अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन यही है, अनलेस कि ICAP पूरी एग्जामिशन भी दे सकता है, ये दोनों ऑप्शंस हिस्ट्री में हुई हैं, दैट डिपेंड्स अब ICAP क्या करता है। FAR1 सीमैक और टैक्स में नई स्कीम में अभी तक एक्सपेक्टेड है कि कोई चेंज, मेजर चेंज नहीं होगा, ट्वीकिंग होगी बस। ज़रा आप सब्जेक्ट की चेंज के लिए आप
कांटेक्ट कर सकते हो एडमिशन ऑफिस को। अगर ऐसा होता है, मैं भी अगर गुलबर्ग में हो तो मैं इधर मौजूद हूँ, गान टाउन में वहाब है, आप मिल सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको पर्सनली। जी करंट अटेम्प्ट मार्च 25 में, मैं प्लीज सबके लिए रिपीट कर दूं, मार्च 25 के लिए, स्प्रिंग 25 के लिए पुरानी स्कीम ही है। जो भी उसमें पॉलिसीज हैं, जैसे FAR 1 अगर पास नहीं है तो FAR 2 नहीं दे सकते। MFA और सीमा की ये रिस्ट्रिक्शन अभी भी हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने नहीं रखी, ये जो प्रपोज स्कीम है 2025 की, उसमें उन्होंने कहा है PP ऑनलाइन ही हो सकता। अब्दुल रऊफ, ICAP ने अलाउ नहीं किया, सिर्फ MS ऑफिस ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए अलाउ किया है। फाइका अभी हम नहीं बता सकते कि अगर ग्रुप ए के 4 पेपर्स आपके पास हैं तो डाटा वाला पेपर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ये ICAP की जब तक ट्रांजिशन स्कीम नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने ट्रांजिशन नहीं दी, प्रपोज स्कीम तो दे दी, ट्रांजिशन नहीं दी कि किस पेपर के अगेंस्ट कौन सा पेपर है। हो सकता है वो आए तो हमारी ये जो सारी गाइडलाइन है उसमें कोई चेंज आ जाए, हम आपको दोबारा इसी तरह से ऑनलाइन सेशन करके इनवाइट कर लेंगे। मैंने बताया फाइका कि इसका अभी नहीं पता। जी 4 पेपर्स के साथ MS ऑफिस बिल्कुल रख सकते हैं। अहमद तलाल, ये जब तक ट्रांजिशन नहीं आती है ऐसा बिल्कुल भी आपने अज्यूम नहीं करना। दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो आपका पूरा एग्जाम हो जाएगा अगर आपका बीलो पहले से पास है, या आपको 50 मार्क्स का, मतलब बीलो आपका जाया नहीं होगा, आपको 50 मार्क्स का जो सीलो वाला पोर्शन है वो देना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी इसी तरह से था, ये पेपर अलग थे जब इकट्ठे किए, तो जिन बच्चों का बीलो पास था उन लोगों को सीलो 50 मार्क्स का उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड दिया था, कोई 2 साल का, 1.5 से 2 साल का। उसमें फिर बच्चों ने 50 नंबर का हाली सीलो देते थे बच्चे। ग्रुप ए की क्लासेस टेंटेटिव 1 अक्टूबर से। जी आपको एग्जामिशन कुरतलैन आपको ICAP में उसकी वो लेनी पड़ेगी, उसको उनको उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा ICAP को। आफ्ताब, ग्रुप बी की ओरिएंटेशन इज ऑन 18। जी अहमद तलाल, यही तो हम, इसीलिए तो हम आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि जिस तरह से जिस फ्लो में चल रहे हो उसी फ्लो में चलते रहो, मेजर चेंज ना करो अपने फ्लो में, प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। ग्रुप 1 की क्लासेस 1 अक्टूबर से, 30th को इसकी ग्रुप 1 की ओरिएंटेशन है। नहीं माँ, ये आपकी चॉइस है, आपने पिक करना है कि आपने MS ऑफिस ऑनलाइन करना है या फिजिकल करना है। हाँ जी, जिसका अभी कॉस्ट पास है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देनी पड़ेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ नाम चेंज किया है उन्होंने, उसमें सिलेबस चेंज नहीं है। इंटरनेशनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो वर्ड है वो ज्यादा रिकग्नाइज्ड है, कॉस्ट थोड़ा लो लेवल का पेपर लगता है, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखा है। फिर तो आप देखें ना, गो फॉर ग्रुप ए ऑल पेपर्स। अगर आपने अभी PRC किया है, अगर आप 4 पढ़ना चाह रहे हैं तो ग्रुप ए के चारों पेपर्स के साथ जाइए। आपकी कैफ के अटेम्प्ट्स या ड्यूरेशन जो काउंट होना शुरू होता है वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से काउंट होना शुरू होता है।
आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो वहां से आपका टाइम ड्यूरेशन काउंट होना शुरू होता है। अगर आपने अभी FAR 1 और BLAW दिया है तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में टैक्स देना चाहिए, कॉस्ट देना चाहिए और CLAW देना चाहिए। नहीं अहमद तलाल, FAR 1 टैक्स और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए आपको। ऑडिट आपको यही बता रहे हैं कि ऑडिट FAR 2 के साथ पढ़ा जा सकता है, उसके बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। आफ्ताब, अभी तो देखो पुरानी स्कीम में 4 साल था आपके पास, 4, और अगर वो होता था तो 2 पेपर रह जाते थे, 6 पास होते थे तो 5वां। लेकिन अब ट्रांजिशन में हो सकता है आपके पास टाइम थोड़ा 1 साल का एक्स्ट्रा मिल जाए आपको, लेकिन दैट डिपेंड्स, ट्रांजिशन जब तक नहीं आती हम आपको नहीं फर्दर गाइड कर सकते। व्हील और सील बेटा दोनों चेंजेस होती हैं, जब मर्ज होता है तो कुछ ना कुछ वो छोटी छोटी ट्वीकिंग्स करते हैं, लाजमी करते हैं। हाँ जी बेटा, मॉल्स बच्चे देते हैं, सिंगल अटेम्प्ट में ग्रुप भी देते हैं। ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, लेकिन आपको बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा बेटा। 3 अटेम्प्ट्स, ऑप्टिमल टाइम टू डू कैफ इज 3 अटेम्प्ट्स। मतलब फर्स्ट अपीयरेंस कैफ की अगर दी है तो उसके बाद 2 और अटेम्प्ट्स। देखो ये अभी नहीं बता सकते कि अगर CMAC पास होगा तो डाटा वाला पेपर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़े। जब तक ट्रांजिशन नहीं आती डाटा वाले पेपर का बिल्कुल हमें आइडिया नहीं है कि उसको किस पेपर के अगेंस्ट वो प्लेस करेंगे। अभी आपको सीलो आप सीलो भी दे सकते हैं और टैक्स भी ले सकते हैं जी। आप हेरा, आपकी कॉम्बिनेशन ठीक है जी। हेरा कोई इशू नहीं है जो आप कॉम्बिनेशन बता रही हो इसमें जी। हमारा जो हम रेकमेंड कर रहे हैं टैक्स FAR 1 कॉस्ट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स। बेटा अगर आपकी किसी तरह के भी और आप कॉल भी कर सकते हैं, आप आके मिल भी सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन हुआ हम उसको बिल्कुल केटर भी कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। आप मुझे जब मर्जी आके मिल सकते हैं। ग्रुप बी की 18 को ओरिएंटेशन है बेटा, 18 को GT में 12 बजे, गुलबर्ग में 3 बजे। सेलीन, आपका जो सवाल है, अगर टैक्स की जगह FAR 2 रख लें एंड बाकी CMAC और सीलॉ रख लें, देन मुझे आप रिपीट करना पड़ेगा अपना पूरा सवाल कि आप अभी क्या पढ़ लिया हुआ है। क्योंकि अभी मैं रिपीट कर दूं कि अभी नई स्कीम नहीं आई है, तो जो उनकी शर्त है कि आपकी MFA और CMAC की और FAR 1 और FAR 2 की वो बरकरार है करंट अटेम्प्ट के लिए, स्प्रिंग 25 के लिए वो शर्त बरकरार है। आफ्ताब ओरिएंटेशन में टाइमिंग्स बताएंगे। चलें जी, मेरा ख्याल है अब आप लोगों का कोई ऐसा सवाल नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हुए तो मैंने कहा कि मैं फोन पे भी अवेलेबल हूँ, आप आके भी मिल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वी आर क्लोजिंग आवर सेशन टुडे। वी आर ग्रेटफुल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।